नसरुद्दीन चाचा के पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। अपना नया घर तामीर करवा रहे थे। घर की बुनियाद की खुदाई के वक्त उन्हें जमीन के अंदर से कुछ हड्डियां मिली। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, हम दीनदार लोग ऐसी बातें नहीं मानते। सुनो जी, अगर आप मेरी बात माने तो ये जमीन बेचकर दूसरी जमीन ले लें। अरे आपका दिमागी तवाजुन तो ठीक है, इतने मौके की जमीन बेच दूं? कुछ बस्ती वालों को जैसे ही इस मामले की खबर हुई, सब भागे हुए हमीद काका के पास आए, जो बस्ती के सरदार थे। उन्होंने कहा, हलीमा ठीक कह रही है। अरे इन औरतों का बस चले तो कोई काम ही ना हो। घर की तामीर शुरू हो गई। तभी एक रोज एक मजदूर के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो बोला, हमें क्या खबर थी कि वो हड्डियां ही मेरी मौत का कारण बनेगी। अब्बू, जब सब लोग मना कर रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं लेते? अरे अब तू भी इन सब की बातों में आ गया। चल अब गाड़ी निकाल और इसको जल्दी से अस्पताल लेकर जा। नसरुद्दीन ने किसी की भी नहीं सुनी। अपने जिद्दी व कंजूस बर्ताव के लिए वो पहले से ही बदनाम था। भैया मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। नसरुद्दीन दूसरे गांव से मजदूर ठीक करते हैं। नसरुद्दीन रात तक मजदूरों से काम करवाते। एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर की तामीर हो भी गई तो रह नहीं पाओगे। कौन है, सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और गिर पड़ते हैं। ऊ आ करके उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया। इतने से डर गए। नसरुद्दीन अपने घर की तरफ भागते हैं, पर किसी को कुछ नहीं बताते। खैर, किसी तरह से 5 महीने में दौलत खाने की तामीर मुकम्मल हुई तो नसरुद्दीन ने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी दीनी महफिल कराई और उसमें रहने आ गए। न कोई मिलाद न कुछ। रात में वो दालान में चारपाई डालकर सो गए। आधी रात बीत गई थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने इस जमीन पर घर बनवाया है क्यों? ये जमीन मेरी है। तुम कौन हो? मैंने दिलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है? मेरी हिफाजत करो। ताबिश को बुलाओ, उससे कह दो मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है किसी रूह का साया है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ अब्बू? लगता है ये घर भूतहा है। कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली तो वहां कोई नहीं था। वो बार बार हिदायत दे रहा था कि ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू, मैं आपके साथ ही सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाओ। हलीमा, तुम भी यहीं सो जाओ। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद तुमको मुझसे कोई बचा न पाएगा। तुम मेरी गर्दन तो छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ अब्बू? ताबिश, जरा जाकर हकीम जी को बुला लाओ। और हलीमा, तुम यहीं बैठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। अब्बू, हकीम जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। कोई दवा दे दीजिए। इस पर्ची पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब समझा। ताबिश, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। ताबिश और हकीम जी गांव से बाहर आ जाते हैं। ताबिश, तुम
तुम्हारे अब्बू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ ख्वाजागंज के मूसा जी के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेकर आओ। घर में किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना वो साया उनको और भी राएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि उन्हें अकेला मत छोड़ना। वो भूत अकेले में ही उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची मूसा जी को दे देना। अब्बू, ये दवा खा लो। माँ, मुझे अभी ख्वाजागंज जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। ताबिश अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अम्मी तुम अब्बू के पास ही बैठना और कहीं भी मत जाना। हाँ वीरू, सब ठीक है ना? हाँ हाँ अम्मी, सब ठीक है, बस उनको तन्हा मत छोड़ना। ताबिश को चंदन नगर में मूसा जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? ताबिश हकीम जी की दी हुई पर्ची पकड़ाते हुए, मेरे पिता का नाम नसरुद्दीन है, मैं नसरुल्लागंज से आया हूँ, आपका बहुत नाम सुना है। मेरे अब्बू रात से ही कोई साया साया चिल्ला रहे हैं, वे खौफ के मारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। हकीम जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मन ही मन खुश होते हुए, ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास। ठीक है, चलो। मूसा जी अपने झोले में कुछ जरूरी सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। ताबिश गाड़ी स्टार्ट करता है। मूसा जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके दौलत खाने पहुंच जाते हैं। आइए मूसा जी। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी लेकर आओ। ताबिश की मां पानी लेकर आती है। मूसा जी पानी अपने हाथों में लेकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ये भूत तो थोड़ा जिद्दी दिख रहा है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? मूसा जी, कल ही तो मिलाद था और रात में ही अब्बू चीख पुकार मचाने लगे। नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, उठो, इधर देखो। नसरुद्दीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। ताबिश और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखते हैं। मैंने इसको मना किया था कि यहां नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच में मत पड़ो। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहां से? इसी को जाना होगा। यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, समझे ना? ताबिश, जरा किलेबंदी का इंतजाम करो, ये ऐसे नहीं मानेगा। ताबिश और उसकी मां पिछला सामान लेकर आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? लोबान नहीं जलाना। नसरुद्दीन तुरंत अपनी बीवी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। ताबिश जैसे ही मां को बचाने जाता है, वो उसके सीने पर चढ़ जाता है। मूसा जी लोबान जलाकर जैसे ही कुछ वजीफे पढ़ने लगते हैं, यकायक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से लोबान में लगी आग बुझ जाती है। नसरुद्दीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी मूसा जी की कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। ताबिश, वो पानी की बोतल पकड़ा दो। मूसा जी लोबान की राख से और इस फूके गुलाब जल से पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनकी कुर्सी नीचे आ जाती है। मेरी बात सुनो। मैं कलकत्ते में जूट मिल में काम करता था। रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके, इंतहाई मेहनत और मशक्कत से अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यही था। धीरे धीरे उसने और मेरी बीवी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे खबर भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा।
यहाँ आने पर मेरी बीवी और भाई के रंग ढंग बदले बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने तफ्तीश शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को ही सोते समय गला घोंटकर मार दिया और इसी जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। अपनी बीवी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से क्यों बदला ले रहे हो? उन दोनों को तो कब से खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ो। मूसा जी लगातार जोर जोर से वजीफे की किरत करते हुए लौंग और घी को सुपुर्द आतिश करते हैं। मैं जा रहा हूँ, पर ध्यान रहे कि मेरी आजादी के लिए भी इस नसरुद्दीन को दुआ करवानी होगी। मूसा जी 2 घंटे में सब कुछ खत्म करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, अब इसकी आजादी के लिए भी आपको ही दुआ करवानी होगी। दूसरे दिन उस साये की आजादी के लिए मूसा जी दुआ करते हैं और नसरुद्दीन का घर बुरी ताकतों से आजाद हो जाता है। मूसा जी जाने के लिए अपना झोला उठाते हैं। तभी नसरुद्दीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े और जेवर लेकर आता है। मूसा जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप ठीक हो गए, मेरे लिए बस यही सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। मूसा जी, अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रह बेवकूफ, वरना सचमुच तुझे आजादी दिलवा दूंगा। तो आप समझे, वो घर भूतिया नहीं था। उस घर पर कोई बुरी ताकत हावी नहीं थी। मूसा जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते।